हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट सेशन में हम बात किए थे एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के बारे में, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के तत्व। इसके हमने अवलोकन किए थे कि इनके क्या 10 ऐसे तत्व हैं जो कि एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में यूज किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएँ, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कितने हैं, जैसे कि ओके तो जो देख लेते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित विशेषताएं पाई गई हैं। तो सबसे पहले सत्यापनशीलता, जिसे हम इंग्लिश में वेरीफिएबिलिटी कहते हैं। दूसरा है तार्किकता, जिसे इंग्लिश में हम लॉजिकलिटी कहते हैं। तीसरा है निश्चितता, जिसे इंग्लिश में डेफिनिटनेस कहते हैं। और चौथा है वस्तुनिष्ठता, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्टिविटी कहते हैं। पांचवा है सामान्यता, जिसे इंग्लिश में हम जेनरलिटी कहते हैं। छठा है प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में पूर्वानुमान की क्षमता कहते हैं। तो ये छेबों को हम डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर यूजीसी नेट में पूछ दिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और साथ ही साथ पूछा जाए कि अगर वेरिएबिलिटी को हम कैसे समझें, तो ये सब को हम डिटेल में एक बार देख लेंगे। पहला है सत्यापनशीलता, यानी कि इसमें किसी भी वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की जांच कर उसके सत्य या असत्य होने को परखा जाता है। यानी कि कोई भी अगर निष्कर्ष प्राप्त हो गया है तो उसको हम जांच करेंगे कि ये सत्य या असत्य होने को परखेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा पुनः जांच के लिए वैज्ञानिक पद्धति हर समय प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरीफिएबिलिटी अगर आपको करना है, किसी का भी सत्यापनशीलता चाहिए, तो उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति हर समय प्रयोग में लाई जा सकती है। दूसरा है तार्किकता, यानी कि लॉजिकलिटी। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक तर्क के आधार पर अध्ययन प्रयोग में लाए जाने वाली पद्धति के औचित्य को स्पष्ट करता है तथा उन्हें अपने तार्किक आधार पर प्रस्तुत करता है। यानी कि तार्किकता में क्या होता है, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर जो भी तर्क होगा, जो भी लॉजिक होगा, उसके बेस्ड पर जो कि है अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करके प्रयोग में लाए जाने वाली जो भी पद्धति होंगी, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी फॉर्मूला होगा, उसके औचित्य को स्पष्ट करेंगे और उन्हें अपने तार्किक आधार पर प्रस्तुत करेंगे। तो हम समझ गए कि सत्यापनशीलता यानी कि वेरिफिएबिलिटी में क्या करना है, और तार्किकता यानी कि लॉजिकलिटी में क्या करना है। थर्ड नंबर देख लेंगे, जो कि है निश्चितता, यानी कि डिफिनिटनेस। डिफिनिटनेस में वैज्ञानिक क्या करेंगे, इस पद्धति द्वारा निश्चित ज्ञान अर्जित किया जाता है। यानी कि कोई भी एक डिफिनिट नॉलेज को हम रिसीव कर सकते हैं। निश्चितता में ज्ञान की सभी शाखाओं के लिए वैज्ञानिक पद्धति उपयोगी होती है। नॉलेज की कोई भी आपको अगर ब्रांच चाहिए, तो वो सभी के लिए जो कि है आप साइंटिफिक पद्धति को यूज कर सकते हैं। इस पद्धति में शंका, दर्शन, अनिश्चितता एवं कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता। यानी कि ये जो भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, इस सिस्टम में शंका यानी कि डाउट, कोई भी दर्शन, अनिश्चितता यानी कि इनडिफिनिटनेस एवं कल्पना को स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो निश्चितता के लिए आप ये चार चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, शंका, दर्शन, अनिश्चितता एवं कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता है। चौथा है वस्तुनिष्ठता, यानी कि सब्जेक्टिविटी। तो इस पद्धति में वस्तुनिष्ठता का गुण उपस्थित होता है। तो जब भी हम वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का उपयोग करेंगे, तो इसमें जो कि है वस्तुनिष्ठता का गुण, क्वालिटी उपस्थित होगा। कोई सामाजिक घटना निरीक्षण, वर्गीकरण, वो विश्लेषण के आधार पर जैसी नज़र आती है, उसको उसी स्वरूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। तो आपको याद रखना है वस्तुनिष्ठता के लिए कि कोई भी सामाजिक घटना या परीक्षण हो, वर्गीकरण हो यानी कि क्लासिफिकेशंस हो, विश्लेषण हो, ऐसे आधार पर जैसे ही नज़र आपका जाए, आप समझ लीजिएगा कि उसको उसी स्वरूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, यानी कि सामान्यता, जेनरलिटी। अब साइंटिफिक पद्धति में हम ये जानेंगे कि सामान्यता का क्या भाव है। यह पद्धति किसी घटना, इकाई
या समूह के अध्ययन में रुचि नहीं लेती, लेकिन यह सामान्य घटनाओं जैसे सामाजिक एवं आर्थिक घटना के अध्ययन को समर्थन करती है। तो जेनरलिटी में क्या हो जाएगा, कोई भी अगर आप साइंटिफिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसमें घटना, इकाई या समूह के अध्ययन में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे घटनाओं जैसे कि कोई भी सोशल या फिर कोई भी इकोनॉमिकल घटना हो तो उसके अध्ययन का वो पूरा समर्थन करती हैं। इस पद्धति से जो निष्कर्ष व नियम संबंधित होती है वो भी किसी विशेष इकाई या समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सामान्यता यानी कि जनरलिटी में क्या होगा, कोई भी विशेष इकाई यानी कि कोई भी स्पेशल यूनिट या फिर कोई भी एक कलेक्टिव चीज़ों को प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि एक संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा है पूर्वानुमान की क्षमता यानी कि प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो प्रिडिक्टेबिलिटी विज्ञान केवल तथ्यों की व्याख्या करने, विश्लेषण करने, नियमों एवं सिद्धांतों की रचना करने से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि यह उनका प्रयोग करके अपनी खोज को आगे बढ़ाता है तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना भी देता है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका साइंटिफिक तथ्य की व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है या नियम या सिद्धांत की रचना करने से कोई संबंध नहीं रखता। किस किस चीज़ों से संबंध नहीं रखता है हम याद रखेंगे, कोई भी विश्लेषण, क्लासिफिकेशंस, कोई भी रूल, कोई भी प्रिंसिपल्स की रचना से संबंध नहीं रखता, बल्कि यह उनका प्रयोग कर अपनी खोज को आगे बढ़ाता है। यानी कि ये सब चीज़ों का नियम है, सिद्धांत है, विश्लेषण है, ये सब का प्रयोग करके अपनी खोज को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है तथा फ्यूचर में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका भी सूचना देता है। कौन सा साइंटिफिक मेथड? तो प्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को सूचना भी दे सकते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 6 देखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। आप लोग को सब याद कर लेना है, समझ लेना है। जहाँ भी जो चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट कीजिए। और अब हम शोध के चरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जो कि हमेशा ही यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति के महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित हैं। साइंटिफिक पद्धति के जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसे देख लेंगे। पहला है समस्या का चरण, दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा है परिकल्पनाओं की रचना, चौथा है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, पांचवा है तार्किक निगमन, छठा है मापन प्रविधियों का विकास, सातवां है समंकों का संकलन, आठवां है समंकों का वर्गीकरण, नौवां है समंकों का निर्वाचन और 10वां है परिकल्पना विचरणों का निष्कर्ष। तो ये 10 हमने देखे हैं, ये 10 को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। वैज्ञानिक पद्धति के महत्वपूर्ण चरण। अब है आपका समस्या का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है समस्या का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। समस्याओं का चयन यानी कि जो भी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है उससे हमें कैसे निपटना है, समस्या की उत्पत्ति, इमरजेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, ये सब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। #वी शेयर वी करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।